आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोस्ट वॉर डिल्यूशन लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थ्योरी भी बोलते हैं। अब जो पोस्ट वॉर डिल्यूशन लॉ है बेसिकली उसका जो कंसेप्ट है वो आर्हेनियस थ्योरी के ही कुछ पॉइंट्स पे बेस है। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी डिसोसिएशन करते हैं तो उनकी डिसोसिएशन पार्शियली होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी फुली डिसोसिएट नहीं करते। जैसे हमने एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड अगर हो तो एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करेगा। इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा वो 1 से कम रहेगा। कभी भी एसिटिक एसिड फुली आयनाइज नहीं करेगा नॉर्मल कंसंट्रेशन पे। तो जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करते हैं तो वो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, कभी भी फुली डिसोसिएशन उनकी नहीं होती। और जब भी डिसोसिएशन होती है उस डिसोसिएशन के बाद आयंस फॉर्म होते हैं, और जो आयंस आपके पास फॉर्म होंगे वो आयंस एक तरीके के डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके साथ बना रहे होंगे? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के साथ। जैसा कि मैंने कल भी आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के पॉइंट्स जब डिस्कस कर रहा था तो एक पॉइंट आपको कहा था कि एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो दोबारा रीयूनाइट करना स्टार्ट कर देंगे, दोबारा जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो दोबारा जुड़ेंगे तो क्या बनना शुरू हो जाएगा? एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास दो प्रोसेसेस चल रही हैं, एक तरफ डिसोसिएशन हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है? दोबारा से आयन रीयूनाइट करके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पे एक क्या एग्जिस्ट करेगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। कैसा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा? डायनामिक। डायनामिक मींस जो स्टैटिक नहीं है, जो फॉरवर्ड भी चल रहा है बैकवर्ड भी चल रहा है बट इक्वल रेट पे चल रहा है। तो एक तरफ आपके पास इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएंगे? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी डिसोसिएशन नहीं हुई। और दूसरी तरफ आपके पास क्या होंगे? आयंस होंगे जो डिसोसिएशन के बाद बने हैं। तो सबसे पहले आपने बेसिक पॉइंट समझना है क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कभी भी फुली डिसोसिएट नहीं करते। और जब भी उनकी डिसोसिएशन होती है, जब भी, तो उस डिसोसिएशन से जो आयंस फॉर्म होते हैं वो आयंस हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किसके साथ? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के साथ। तो एसिटिक एसिड का जब वाटर के अंदर सोल्यूशन होगा तो उस सोल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और वो H पॉजिटिव और एसीटेट आयन किसके साथ इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट होंगे? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या-क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्यूशन में एक ऐसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे जो अनडिसोसिएटेड है। दूसरी तरफ क्या होंगे? आपके पास डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर आयंस होंगे। तो ये किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेसिक पॉइंट्स हैं। तो लेट हम कोई एक बाइनरी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट क्या कर लें? कंसीडर कर लें जिसका नेचर क्या है? वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बाइनरी मींस जो क्या करेगा? 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो हमने कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट क्या कर लिया? वीक है जो, वो सपोज कर लिया। तो उसकी डिसोसिएशन से डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पैदा होगा? ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। तो ओस्टवाल्ड ने क्या किया? जो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम था इसके ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया। और जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड ने क्या किया? इस इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली बेस्ड है किस पे? लॉ ऑफ मास एक्शन पे। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने केमिकल किनेटिक्स में डिस्कस किया था। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? जब भी कोई प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होता है, जैसे इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम जब भी किसी प्रोसेस में होगा तो उस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के, वो क्या होगा?
concentration of A positive into concentration of B negative divide by concentration of AB। ये जो हमने कंसंट्रेशन पुट की है ये एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेशियो है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। किस टाइम पे आपने कंसंट्रेशन लेनी है, वो है कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका हो तब आप कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज को अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो अब हम इसी बेस पे क्या करेंगे, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, और उसी से क्या होगा, ओस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ क्या होगा, ड्राइव होगा। तो ओस्टवर्ड ने डिल्यूशन लॉ को ड्राइव करने के लिए बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किस पे बेस है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे। और जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये किसका एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये लिखा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन। तो हम इसके लिए क्या मान लेते हैं भी, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AB एक्वस फॉर्म के अंदर है, तो उसके मान लेते हैं भी शुरू में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने हैं, 1 है। ये हमारी असम्पशन है भी 1 मोल है। बेसिकली आपके पास कंसंट्रेशन जरूरी नहीं हमेशा 1 मोलर ही होगी, इसके अलावा कोई भी कंसंट्रेशन आपके पास C हो सकती है। तो इनिशियली जब इसकी कोई डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होगी या नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब तक इक्विलिब्रियम रीच करेगा, इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, तब तक इस 1 में से अल्फा क्या कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। तो अल्फा हमने क्या मान लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया। फिर टोटल 1 में से अल्फा मॉलिक्यूल्स ए बी के क्या कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। अगर टोटल 1 में से अल्फा डिसोसिएट करके तो ए बी के मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा बचेंगे। अब आप नोट करो भी, एक ए बी के डिसोसिएट होने से एक तो ए पॉजिटिव बनता है और एक ही बी नेगेटिव बनता है। तो अगर ये अल्फा डिसोसिएट होंगे तो नेचुरली है ए पॉजिटिव भी अल्फा बनेंगे और बी नेगेटिव भी कितने बनेंगे, अल्फा ही बनेंगे। क्योंकि ए बी के डिसोसिएशन होने से एक ए पॉजिटिव बनता है और एक ही बी नेगेटिव बनता है। तो अगर ए बी अल्फा डिसोसिएट हुए हैं तो अल्फा नंबर में ए पॉजिटिव बनेगा और अल्फा नंबर में ही बी पॉजिटिव बनेगा। अब बात ये है कि हमारे पास हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ही होगी। अपने पास कोई भी कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, सी हो सकती है। आपको कंसंट्रेशन 0.1 भी दी हो सकती है, 0.01 भी दी हो सकती है। तो हम इसको जर्नलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हमने कंसंट्रेशन कितनी अज्यूम की थी, 1, तो ये एक्सप्रेशन 1 मोल के लिए था डिसोसिएशन होने तक। अगर आपकी कंसंट्रेशन 1 की बजाय C हो, कोई भी C की वैल्यू हो सकती है, तब इस पूरे फैक्टर को C से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्विलिब्रियम के टाइम आपके AB की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, C इंटू 1 माइनस अल्फा आ गई। A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, C अल्फा आ गई, और B नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी कितनी आ गई, C अल्फा आ गई। अब अगर हम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को ए बी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ए बी की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे है, तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा अब हम उसे बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि हम इसको डिसोसिएशन की प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो केडी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आई है आपके पास ए पॉजिटिव की वो सी अल्फा है और बी नेगेटिव की भी सी अल्फा है, और ए बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम तक जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तब क्या है, C इंटू 1 माइनस अल्फा है। तो मैंने ये कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो ऊपर बच गया आपके पास सी अल्फा स्क्वायर और नीचे बच गया 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत पुअर होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर हम ये स्पेशल केस अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो आपका जो डिनोमिनेटर वाला ये एक्सप्रेशन है 1 माइनस अल्फा, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। तो ये अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा स्क्वायर की, तो अल्फा स्क्वायर आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइड बाय सी, और अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो अल्फा यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट के डी बाय में सी। इन दोनों एक्सप्रेशंस को, जो आपका पहला एक्सप्रेशन आया के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और दूसरा एक्सप्रेशन अल्फा जो आया आपका वो आया के डी इंटू सी, इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड dilution law बोलते हैं। These both expressions are commonly known as Ostwald dilution law। तो ये दोनों एक्सप्रेशन Ostwald dilution law की क्या है, फॉर्म्स हैं। अब अगर आप यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, अगर मैं जो दूसरी फॉर्म है इसी पे डिस्कशन स्टार्ट रखूं अपनी, तो के डी पता करने के लिए आपको सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कैलकुलेट करना है, और अल्फा पता करने के लिए आपको अंडर रूट के डी बाय सी करना है। तो अब आप नोट करोगे कि जो के डी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो के डी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर के डी कांस्टेंट है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अल्फा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। यहाँ से एक और आपके पास स्टेटमेंट आ सकती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट मेंटेन रखोगे तो केडी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर केडी कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। तो हम ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ को एक और फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एक और फॉर्म, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बाइनरी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये इसका और भी स्टेटमेंट आ सकता है ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ का, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ को डिफाइन करने का एक और मेथड है। अब अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डिल्यूट करेंगे, डिल्यूशन करने का मतलब आपने उसमें और अमाउंट सॉल्वेंट की ऐड कर दी, तो आपकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम। तो जैसे ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप अप करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो तो आप कहाँ पे अपीयर हो रहा है, डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गया कि जैसे ही आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को क्या करोगे, डिल्यूट करोगे, डिल्यूट करने से कंसंट्रेशन में कमी आएगी, डिक्रीज आएगा, तो अल्फा बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी अल्फा बढ़ता जाएगा, और अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच सकती है वो कितनी पहुंच सकती है, 1 पहुंच सकती है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, मतलब आपने सॉल्यूशन को इन्फिनिटी तक डिल्यूट कर दिया, तो अल्फा किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, 1 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आपके पास एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जैसे ही हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिल्यूट करते हैं और डिल्यूशन उसका इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर जाता है। तब उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो 1 को अप्रोच कर जाएगा। आपको पता है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत पार्शली आयनाइज होते हैं, बहुत कम उनकी आयनाइजेशन या डिसोसिएशन होती है। तो जैसे जैसे आप उनको डिल्यूट करते जाओगे अल्फा बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ेगा तो उनमें नंबर ऑफ आयंस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई।
अब इस जो ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ की जो लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही एप्लीकेबल है। और कब एप्लीकेबल है? जब आपके सॉल्यूशंस क्या हो, डाइल्यूट हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, क्यों फेल हो जाता है उसके बारे में हम अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम डी बाय हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन और थ्योरी पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना है कि ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ इज बेसिकली एप्लीकेबल टू ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और कितनी कंसंट्रेशन पे? जब आपके सॉल्यूशंस क्या हो, डाइल्यूट हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कंप्लीटली फेल है। और जो आप इस लॉ का बेस देख रहे हो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे बेस है। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई AB होगा तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर डिसोसिएट नहीं करता, वो फुली आयनाइज करता है। तो इस वजह से भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ इज ओनली होल्ड गुड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कंप्लीटली क्या होता है, फेल होता है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अब इस ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ की बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो हो सकते हैं, वीक एसिड भी हो सकते हैं, वीक बेस भी हो सकते हैं। तो आप उन वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा और केडी पता कर सकते हो। केडी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आपने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसका अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है, या आपने केडी पता करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके लिए आप ओस्टवर्ड लॉ की क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। जैसे इसके अंदर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लो आपको ये प्रॉब्लम दी गई हो कि जो एसिटिक एसिड है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट 298 केल्विन पे 1.8 into 10⁻⁻5 है। तो उसकी आपने डिग्री ऑफ क्या निकालनी है, डिसोसिएशन निकालनी है। अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोलर दी गई है, तो हम क्या करेंगे भी, ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ की फॉर्म यूज करेंगे। और वो फॉर्म क्या यूज करेंगे कि KD/C का अंडर इसकी इक्वल होता है अल्फा की। ये वाली फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लूंगा। तो आपको KD जो इस केस में दिया गया है वो 1.8 into 10⁻⁻5 दिया गया है, और कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोलर दी गई है। तो दोनों आपको वैल्यूज दी गई हैं, दोनों वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फा जो आपका आएगा वो आएगा अंडर 1.8 into 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 0.1। तो ये वाला फैक्टर आपका बन जाएगा 1.8 into 10⁻⁻4 रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा नंबरेटर वाली साइड। तो अब आप जब इस फैक्टर को कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप 1.8 का अंडर निकालोगे, 10⁻⁻4 का अंडर 10⁻⁻2 होगा। और जब आप इसे फुली सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो बढ़ेगी 0.0134। तो ये आ गई आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द एसिटिक एसिड। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस इलेक्ट्रोलाइट की, वो है 1.34%। ठीक है, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1.34% बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 1.34 मॉलिक्यूल ही 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। ये इस टर्म का क्या है, मीनिंग है। तो ये हमने पूरा पार्ट डिस्कस किया किसके लिए, ओस्टवर्ड रिलेशन लॉ के लिए, जो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डी बाय हक्कल थ्योरी, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा।